नमस्ते दोस्तों। संघवाद चैप्टर 2 पार्ट 1 में हम देखा था संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, संघवाद कितने प्रकार का होता है और संघवाद में कौन कौन सी सूचियां हैं और किस सूची पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है। लास्ट में हमने देखा था कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को है। आइए अब इसके आगे देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे के विपरीत हों। इस स्थिति में किस कानून को माना जाएगा और किस कानून को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। इसके अलावा कुछ विषय ऐसे भी हैं जो देश के संविधान के निर्माण के समय नहीं थे लेकिन वर्तमान समय में हैं, जैसे ICT, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिन्हें अवशिष्ट विषय के रूप में जाना जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार को है। अब देखते हैं कि संघवाद लागू कैसे होता है, किस प्रकार कार्य करता है। संघवाद की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हैं, पर भारत में इसे लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति के गुण के रूप में देखा जाता है। आइए देखें वो कौन कौन से गुण हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत एक संघवाद है और संघवाद के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं भारत देश ने। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य। देश की आज़ादी के बाद पुराने राज्यों की सीमाएं नए राज्यों को बनाने के लिए बदल दी गई। एक भाषा बोलने वाले लोगों को यह प्रयास किया गया कि एक ही राज्य में रखा जाए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जो केवल भाषा के आधार पर नहीं बने, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से उसकी भौतिक जियोग्राफिकल विशेषताओं के कारण अलग किया गया। इसी प्रकार MP और छत्तीसगढ़ को उसके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से अलग किया गया। लिंग्विस्टिक स्टेट कहते किसे हैं? वे राज्य जो सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर अलग किए जाते हैं भाषाई राज्य कहलाते हैं। आंध्र प्रदेश इस प्रकार बनने वाला पहला राज्य बना जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर अलग किया गया था। यह 1956 में हुआ। दूसरी जो लैंग्वेज पॉलिसी देखते हैं हम, भाषाई नीति क्या है। भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा भाषाई नीति थी। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है और सबका अपना अपना साहित्य है। किंतु हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे अधिक 40% लोग हैं, इसलिए हिंदी को राजकीय और प्रशासनिक कामकाज की भाषा के रूप में माना गया है और स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी भाषा थोपी नहीं है, अर्थात उन्हें हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए विवश नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अतिरिक्त कई सारी भाषाओं को भाषाई अनुसूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की नौकरी के लिए प्रतिभागी किसी भी इनमें से अनुसूची में शामिल किसी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे बांग्लादेश की बांग्ला, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु इत्यादि, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात गुजराती, अलग अलग भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कहा गया था कि 1965 में 1965 के बाद अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग बंद हो जाएगा, किंतु गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। इस कारण केंद्रीय सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। अभी भी हिंदी अंग्रेजी एक साथ राजभाषा के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस देखते हैं, केंद्र एवं राज्य संबंध। यह दूसरा तरीका है जिसके द्वारा संघवाद अधिक मजबूत हुआ है। पुराने समय में जब केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हुआ करती थी या एक पार्टी ही सरकार बनाती थी, इस स्थिति में और राज्य
सरकारों को कई बार बर्खास्त कर देती थी और संविधान का गलत उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद पार्टियां कमज़ोर हुईं और यह परिपाटी बदली। इस युग में केंद्र में भी गठबंधन सरकारों का समय आया, जैसे भाजपा एनडीए, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन के रूप में जाने जाते हैं। फिर है गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार जान लेते हैं। कम से कम दो राजनीतिक दलों को आपस में मिलने से बनने वाली सरकार। समानता गठबंधन में दल राजनीतिक सहयोगी के साथ कॉमन सामान्य कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। जैसे अब याद देखें, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। तीनों ने अपने कॉमन प्रोग्राम बनाए होंगे जिसमें कार्य करने के लिए तीनों पार्टियां सहमत होंगी और सरकार चला रही हैं। इसके आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में कि भारत में विकेंद्रीकरण किस प्रकार आया, डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार हुआ और इसके क्या क्या फ़ायदे हुए। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।